नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट टॉपिक का जो पहला जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि यह द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैंडस्केप्स एंड एनवायरनमेंट्स के नाम से दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ हमें यह नहीं जानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्या सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं हैं, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन भौगोलिक विशेषताओं ने प्राचीन भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग 3 हिस्से में चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा है, कह सकते हैं हम लोग, भारत का भू आकृतिक विभाजन, जिसमें कि मूल रूप से हिमालय, गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, इन 3 विभाजनों की चर्चा करेंगे। जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक भूगोल, किस प्रकार से इतिहास ने भूगोल के साथ संवाद किया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसी से संबंधित फिर तीसरे हिस्से में कई प्रकार के मुद्दे भारतीय इतिहास में जो ठोस रूप में हैं उनकी चर्चा होगी। तो ये 3 विभाजन होंगे हमारे आज के व्याख्यान में। सबसे पहले आइए हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक में, और पहले टॉपिक का जो पहला हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप, भू आकृति एवं पर्यावरण। आपने भारत का नक्शा तो देखा होगा, कई बार देखा होगा। यदि आप उसको थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको 3 हिस्से साफ साफ नजर आएंगे। उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है हिमालय पहाड़ से बिल्कुल डोमिनेट करता है हिमालय उसमें, और पंजाब से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तर पूर्व के राज्यों तक पूरी हिमालय की श्रृंखला, पंजाब, हिमाचल, नेपाल और आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक होते हुए उत्तरी भारत पूरा का पूरा हिमालय से घिरा हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता है। जो दूसरा हिस्सा उसके बाद आप नीचे देखेंगे, उसमें गंगा यमुना का मैदान दिखाई देगा, जिसमें कि कई नदियां हैं। और भारत का जो विकास हुआ है, भारत की जो सभ्यता है, उसमें इस हिस्सा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार विभिन्न साम्राज्यों की स्थापना हुई, किस प्रकार विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूहों ने इसे अपना घर बनाया और विकास किया, इसके बारे में हम लोग हम लोग देख सकते हैं कि इस इलाके में एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो तीसरा हिस्सा है वो है प्रायद्वीपीय भारत का, जो त्रिभुज की तरह नीचे दिखाई देता है, और उस हिस्से में भी कई नदियां हैं, कई प्रकार की महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि इस पृथ्वी का उद्भव आज से कम 4.5 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। यदि कहें तो 4500 या 4500 बिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के 4.5 अरब वर्ष पूर्व होने के बाद धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई, और उसके बाद से अभी तक पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण भूगर्भीय युगों का सीक्वेंस
की श्रेणियां, के स्तर की परतें देखी जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसे होलोसीन युग कहा जाता है। होलोसीन को हिंदी में नूतनतम युग भी कहा गया है। होलोसीन HOLOCENE। होलोसीन युग की शुरुआत 11,700 वर्ष पूर्व हुई थी और आज जो हम खेती, पशुपालन और जिस प्रकार के जीवन शैली को देखते हैं वह मूल रूप से इसी होलोसीन युग या नूतनतम युग का की उपज है। होलोसीन के ठीक पहले प्लिस्टोसीन पीरियड माना जाता है, प्लिस्टोसीन एपॉक माना जाता है, PLEISTOCENE। प्लिस्टोसीन को हिंदी में अत्यंत नूतन युग कहते हैं। अत्यंत नूतन ये 11,000 वर्ष से लेकर 2.5 मिलियन ईयर्स यानी कि 25 लाख वर्ष पहले तक मौजूद था। प्लिस्टोसीन अत्यंत नूतन युग जो कि 11,000 वर्ष पूर्व से लेकर 2.5 मिलियन ईयर्स यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख तो 2.5 मिलियन ईयर्स मतलब 25 लाख साल के करीब तक रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि इनके बारे में ये तिथियां कोई ऐसी नहीं है जिसको कि बिल्कुल प्रिसाइजली डिफाइन किया जा सके और ये कहा जा सके कि इसी तारीख को ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है और कई बार इससे परिवर्तन भी आप देखेंगे। कई अध्ययन हो रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, उससे इन तिथियों में थोड़ा फर्क भी होता है। तो ये ब्रॉड एक सिर्फ अंदाजा देने के लिए है। तो होलोसीन कहा मैंने, उसके पहले प्लिस्टोसीन था। प्लिस्टोसीन से पहले के युग को प्लायोसीन कहा गया है, PLIOCENE, प्लायोसीन यानी कि अति नूतन युग। अति नूतन युग 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 5.3 मिलियन ईयर्स के बीच मौजूद था, यानी 25 लाख वर्ष से लेकर 53 लाख साल पहले तक का जो युग था उसको प्लायोसीन की संज्ञा दी गई है, उसको नाम दिया गया है प्लायोसीन। इसके बाद का जो युग है वो है मायोसीन, MIOCENE, मायोसीन। मायोसीन को हिंदी में मध्य नूतन युग कहते हैं। मध्य नूतन युग करीब करीब 53 लाख साल से लेकर 2 करोड़ 30 लाख वर्षों तक जारी रहा, यानी कि 5.3 मिलियन ईयर्स से लेकर 23 मिलियन ईयर्स पहले तक था। मायोसीन यानी कि मध्य नूतन युग 5.3 to 23 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें एक चलन है जिसको कि MY बोलते हैं, मिलियन ईयर्स, MY। जैसे AD और BC होता है वैसे ही आपको ये जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उनकी उम्र मिलियन ईयर्स में मापा जाता है। इसके पहले का जो समय है उसको ओलिगोसीन का नाम दिया गया है, OLIGOCENE। ओलिगोसीन यानी अल्पनूतन। अल्पनूतन 23 मिलियन ईयर्स से लेकर 34 मिलियन ईयर्स पहले तक था, यानी कि 2.3 करोड़ वर्ष से लेकर 3.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय था उसको ओलिगोसीन कहते हैं, यानी उसको अल्प नूतन युग कहते हैं। उसके पहले का जो युग था उसको इयोसीन की संज्ञा दी गई है, EOCENE, इयोसीन यानी आदि नूतन युग। आदि नूतन युग 34 मिलियन ईयर्स से लेकर 56 मिलियन ईयर्स तक, यानी करीब करीब 34 लाख साल से लेकर 56 लाख वर्षों तक। उसके पहले का जो समय है उसको पैलियोसीन कहा गया है, PALAEOCENE। पैलियोसीन को पुरानूतन युग भी कहते हैं। पुरानूतन युग 56 मिलियन ईयर्स से लेकर 66 मिलियन ईयर्स तक रहा है।
मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, अभी हम जिस युग में रह रहे हैं उसे होलोसीन कहा जाता है, यानी नूतनतम। उसके पहले का युग प्लिस्टोसीन यानी अत्यंत नूतन। उसके पहले प्लायोसीन यानी अति नूतन। उसके पहले मायोसीन जिसको कि मध्य नूतन कहा जाता है। ओलिगोसीन यानी अल्प नूतन। उसके पहले इयोसीन यानी आदि नूतन। उसके पहले पैलियोसीन यानी पुरा नूतन। ये पिछले ये जो क्वार्टरनरी पीरियड है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वार्टरनरी पीरियड, ये जो इतने तक का समय है, ये पृथ्वी के विकास का वो चरण है जिसमें कि आधुनिक किस्म की जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और मानव का विकास इसी युग में हुआ है। इसके पहले का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लेलियोसीन से पहले का जो समय था उसे क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं, जो कि 66 से 145 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले जुरासिक पीरियड जो कि 145 से 201 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले ट्रियासिक पीरियड जो कि 201 से 251 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले पर्मियन पीरियड जो कि 251 से 299 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले डेवोनियन पीरियड जो कि 358 से लेकर 419 मिलियन ईयर्स पहले तक था। उसके पहले सिल्यूरियन पीरियड जो कि 419 से 443 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले ऑर्डोविशियन पीरियड ORDOVICIAN ऑर्डोविशियन जो कि 443 से 485 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले के काल को कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं जो कि 485 से 541 मिलियन ईयर्स तक था। उसके पहले के समय को प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है और यह वह काल है जो कि पृथ्वी के 4600 मिलियन ईयर्स यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे यह गर्म गैस का गोला धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, तो वहां से लेकर यानी कि 4.5 अरब वर्ष से लेकर 541 मिलियन ईयर्स तक यानी कि 54 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय है उसको प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। इसके बाद ही धीरे धीरे जीव जंतुओं की उत्पत्ति शुरू हुई, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स पौधे आने शुरू हुए। तो यह पृथ्वी का भूगर्भीय विभाजन है, इसको थोड़ा जानना चाहिए। और हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम हिमालय की बात करेंगे या गंगा की बात करेंगे या प्रायद्वीप की बात करेंगे तो उसमें इन शब्दों का उल्लेख होगा, इनका रेफरेंस आएगा कि आखिरकार गंगा कब बनी, आखिरकार हिमालय का विकास कब हुआ, हिमालय का इतिहास क्या है, प्रायद्वीप का इतिहास क्या है, गंगा यमुना का इतिहास क्या है। ये जानने के लिए इन तिथियों का जो नामकरण है इनको जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। आइए हम अब एक एक करके भारतीय भू आकृतियों की चर्चा करते हैं, उनकी विशेषता की बात करते हैं। भारतीय भू आकृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र की 3 सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है या 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, भू आकृतिक विशेषताएं हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला नंबर 1, नंबर 2 सिंधु गंगा का मैदान और नंबर 3 दक्कन का पठार। मैं फिर दोहराता हूं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जो हिस्सा है, इसमें 3 प्रमुख भाग हैं, हिमालय पर्वतमाला, सिंधु गंगा का मैदान और दक्कन का पठार। आप भारत के नक्शे को जब भी पलट कर देखेंगे, इसमें आपको ये महत्वपूर्ण जो विभाजन है वो नजर आएंगे, वो बिल्कुल साफ समझ में आते हैं। आप खुद भी कभी पेंसिल लेकर नक्शे पर बैठिए
तो आप इन 3 विभाजनों को खुद चिन्हित कर सकते हैं। कैसे ऊपर में हमारा हिमालय पर्वतमाला भारत को एक मुकुट की तरह गरिमा प्रदान करता है, और फिर बीच में गंगा, यमुना और असंख्य नदियों को ले जाने वाली जो मैदान है, उसका ले जाने वाला मैदान है। इस मैदानों का निर्माण इन नदियों के माध्यम से हुआ है। और फिर उसके नीचे पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, या जिसको कि दक्कन का पठार और उसके नीचे के हिस्से को हम लोग देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के उद्भव और उसके विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं। आप जितना भी इसको अपने समाहित कर सकें अपने ज्ञान कोश में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोटे तौर पर कुछ जो विशेषताएं हैं वो सबको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिस्सा है उसमें इसका मूल भाग है, वो करीब करीब 1500 मील या 2414 किलोमीटर के करीब है। इसकी जो श्रृंखला है वो करीब करीब 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में लंबाई में फैली हुई है। यह जो पर्वतमाला है इसका उद्भव पृथ्वी के आंतरिक विक्षोभ से हुआ, और यह आंतरिक विक्षोभ आज जिसको हम काराकोरम क्षेत्र बोलते हैं, उस काराकोरम क्षेत्र में क्रिटेशियस पीरियड में, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, क्रिटेशियस पीरियड, CRETACEOUS, क्रिटेशियस पीरियड में 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष के बीच हुआ था। यानी कि आज से 6.5 करोड़ से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व काराकोरम जिस इलाके में अभी पड़ता है, चीन की सीमा के पास, उस इलाके में पृथ्वी के अंदर एक हलचल शुरू हुई, और उस हलचल में उस पृथ्वी के आंतरिक विक्षोभ से पृथ्वी की जो धरातल जो सतह है वो थोड़ा उठना शुरू हुआ। यह डेवलपमेंट, यह जो विकास क्रम हुआ, यह जो परिवर्तन हो रहा था, वो मध्य प्लिस्टोसीन काल तक आते आते, PLEISTOCENE, मध्य प्लिस्टोसीन पीरियड तक आते आते एक नया रूप ले चुका था। और एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह आज हिमालय पहाड़ है वहां माना जाता है कि एक विशाल सागर हुआ करता था। उस सागर को अभी एक काल्पनिक नाम दिया गया है, इसको टाइथस सी बोलते हैं। टाइथस सी, टाइथस सागर। इसी टाइथस सागर के नीचे के धरातल से, उसके सतह से हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ है। और यह बात तिब्बत के पठार पर समुद्री तल के अवशेष जो मिलते हैं उससे भी साबित होता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हिमालय पहाड़ का मस्तक कहे जाने वाले तिब्बत का जो पठार है, उस पठार के ऊपर समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। यह कैसे हो गया? यदि समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, इसका मतलब यह हिस्सा कभी न कभी सागर के अंदर रहा होगा। उस तरह के जीवाश्म मिलते हैं, पत्थरों पर इस प्रकार के जीव जंतुओं के छाप मिलते हैं, वनस्पतियों के छाप मिलते हैं, शैवाल के, जो कि सिर्फ समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इससे इस प्रस्थापना को बल मिला कि जिस जगह अभी हिमालय पहाड़ है, उस पहाड़ की जगह पहले यहां एक सागर था। कब था? 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच इसमें यह विक्षोभ हुआ काराकोरम के क्षेत्र में, और धीरे धीरे एक पर्वत का उदय होने लगा। तिब्बत का पठार इसका बहुत बड़ा साक्षी है, जिस पर कि आपको कई प्रकार के अवशेष, समुद्री अवशेष दिखाई देते हैं। यह जो विस्तार शुरू हुआ,
इसका जो पहला चरण था उसमें केंद्रीय अक्ष बना। हिमालय का जो सबसे अंदर का हिस्सा है जिसको सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस। यह सेंट्रल एक्सिस करीब करीब ओलिगोसीन पीरियड में, यानी कि 4 करोड़ से 2.5 करोड़ वर्ष के बीच का जो समय है, ओलिगोसीन पीरियड में यह सेंट्रल एक्सिस डेवलप हो चुका था। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो पोतवार घाटी के निक्षेप संचयन में दिखाई देता है। पोतवार जो कि जम्मू कश्मीर के आधुनिक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पोतवार घाटी के निक्षेप संचयन में मायोसीन पीरियड का एक विकास दिखाई देता है। मायोसीन पीरियड, जिसके बारे में आपको याद होगा कि ये 2.5 करोड़ से 1.1 करोड़ वर्ष के बीच में जो काल था पृथ्वी का, उसको मायोसीन कहा जाता है। तो 2.5 करोड़ से 1.1 करोड़ वर्ष के बीच पोतवार घाटी का निर्माण शुरू हुआ और ये दूसरा हिस्सा था जो हिमालय का बनना शुरू हुआ। और तीसरा निक्षेप है जो कि शिवालिक निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसको कि प्लायोसीन के बाद का समय है, यानी कि 1.1 करोड़ के वर्ष के बाद शिवालिक निक्षेप का विकास हुआ। इस तरह से 3 चरणों में हिमालय पर्वतमाला का विकास हुआ। हिमालय का इतिहास यदि हम देखें तो यह इस प्रकार दिखाई देता है, जो कि करीब करीब 13.5 करोड़ वर्ष से लेकर आज से 1.1 करोड़ वर्ष के पूर्व के बीच बनने लगा था, एक रूप लेने लगा था। आप लोग शायद जानते होंगे कि हिमालय का अभी भी विकास हो रहा है। हिमालय एक जीवंत पहाड़ है और पृथ्वी की सतह उसको अभी भी ऊपर की तरफ भेज रही है। इसी कारण से कुछ सेंटीमीटर हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है, कुछ सेंटीमीटर नया भूमि हिमालय पर्वतमाला के अंदर जा रहा है और यह माना जाता है कि कुछ करोड़ वर्षों में हिमालय का विकास होते होते पूरी गंगा की घाटी जो है वो इसके अंदर चली जाएगी। हिमालय इतना उठता चला जाएगा, इतनी ऊंचाई उसकी बढ़ती जाएगी और उसका विस्तार भी, आधार भी बढ़ता चला जाएगा। महज कुछ सेंटीमीटर यह हर वर्ष बढ़ रहा है। तो हिमालय पर्वतमाला के 3 भाग आप देख सकते हैं और आज यदि आप देखें, यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि सबसे बाहरी हिमालय जो है वो शिवालिक पर्वतमाला है, जो कि पश्चिमोत्तर के हिस्से में है, जहां आज अफगानिस्तान तक की सीमा जाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो इलाका है, बाहरी हिमालय यानी कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का पहला खंड है। उसके बाद का जो हिस्सा है जिसमें कि 6000 फीट से लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई आती है, उसे हम उप हिमालय कहते हैं। उप हिमालय, सब हिमालयन रीजन। और उसके बाद का जो हिस्सा है जो 20,000 फीट से ऊपर है, उसको महा हिमालय श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। 20,000 फीट से ऊपर की जो ऊंचाई है वो महा हिमालय श्रृंखला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1500 मील में फैले हुए और करीब करीब 150 से 200 मील की चौड़ाई में फैले हुए, 150 से 200 मील चौड़ा और 1500 मील लंबा ये जो महान पर्वतमाला है, दुनिया की महानतम पर्वतमाला है, उसमें करीब करीब 114 शिखर हैं जो कि 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं और 75 शिखर तो ऐसे हैं जो कि 24,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। और इसमें आप सब लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट कुछ हद तक नेपाल में उसका हिस्सा पड़ता है और कुछ उसका चीन की तरफ से पड़ता है हिस्सा, और इसलिए माउंट एवरेस्ट की जो अभी की ऊंचाई है वो 29,229 फीट के करीब या 8,848 मीटर के करीब करीब मानी जाती है। और चीन और नेपाल ने अभी फिर से उसका मेजरमेंट किया है, लगातार इसका मेजरमेंट होता रहता है और थोड़ा बहुत उसमें फर्क देखा जा रहा है कि किस प्रकार इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो हिमालय पर्वतमाला की यदि प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह 1500 मील लंबा है
और करीब करीब 150 से 200 मील चौड़ा है। अलग अलग जगह अलग अलग चौड़ाई है। 114 शिखर हैं जो कि 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं और 75 शिखर ऐसे हैं जो कि 24,000 फीट से अधिक ऊंचे हैं। और माउंट एवरेस्ट 29,029 फीट की ऊंचाई लेकर, यानी कि 8,848 मीटर की ऊंचाई लेकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने अभी सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में चर्चा की। महाहिमालय की शुरुआत एक प्रकार से नंगा पर्वत से शुरू होती है। नंगा पर्वत जो कि 26,629 फीट के करीब है और यह जाकर नामचा बरवा उत्तर पूर्व में 25,000 फीट की ऊंचाई तक समाप्त होती है। तो हिमालय का जो मुख्य हिस्सा है, जिसको कि हम महाहिमालय कहते हैं, वो 26,000 फीट से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई तक का इलाका है। इसके आगे जो इलाका है पूर्वी हिमालय का, उसमें पटकी और नागा पहाड़ियां हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में अभी अध्ययन भी कम हो पाया है। इसके नीचे का जो इसका एक हिस्सा और जो है हिमालय का, उसे हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वतमाला के अंदर ही कश्मीर का पठार आता है। कश्मीर का पठार इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि 6,000 फीट चौड़ा है। यह 80 गुना 25 मील के दायरे में फैला हुआ है। 6,000 फीट की ऊंचाई है कश्मीर के पठार की। और फिर इसके आगे नेपाल, आसाम, फिर पटकोई, नागा पहाड़ी, मणिपुर के पठार, खासी, गारो, जंतिया पहाड़ियां, ये हिमालय को एक कॉन्टिन्यूटी प्रदान करती हैं। तो हमने ये कहा कि महाहिमालय का जो हिस्सा है वो नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा में समाप्त होता है और इसके बाद पूर्वी हिमालय पटकी नागा पहाड़ियों का हिस्सा है। आपको यदि एक बार पूरे तौर पर हिमालय की श्रृंखला को देखें तो हिंदुकुश पर्वतमाला, सुलेमान पर्वतमाला, किरथर पर्वतमाला, फिर कश्मीर का पठार, फिर उसके बाद नेपाल, फिर आसाम, फिर पटकोई, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर पठार, उसके बाद खासी, फिर गारो, फिर जंतिया पहाड़ी। ये हिमालय के पूरे प्रवृत्ति को, पूरे चरित्र को दिखाता है, इसकी विशेषताओं को दिखाता है कि किस प्रकार यह बढ़ा हुआ है। हिमालय के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इसका कितना भारी महत्व रहा है। ये सुरक्षा प्राचीर की तरह रहा है। यह बर्फ को उत्तर भारत में पहुंचने से रोकता रहा है। जो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको हिमालय एक प्रकार से भारत को रोक करके एक सुंदर माहौल, एक सुंदर वातावरण भारत के ज्योग्राफी को, भारत के भूगोल को प्रदान करता है। हमारे कई पीढ़ियां पूर्वज इसका उपयोग करते हुए इसकी विशेषताओं के अंदर विकसित हुए हैं। इसी तरह से हिमालय का एक बहुत बड़ा महत्व सुरक्षा प्राचीर के रूप में भी रहा है, जिसके कारण कि उत्तरी इलाके की जो मध्य एशियाई घुमंतु जनजातियां थी, वो भी आसानी से इधर नहीं आ पाती थी। हिमालय में कई दर्रे हैं, 52 से ज्यादा दर्रे हैं, जिसमें कि खैबर, बोलन, भूला, ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए इन दर्रों के माध्यम से कुछ न कुछ घुमंतु जातियां आती रही हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर से कई बार इस भारतीय भूभाग में नए नए जातियों, जनजातियों का प्रवेश होता रहा है। वो आए और यहां बसते चले गए और एक प्रकार से कई अच्छे बुरे अनुभव भी यहां के लोगों को होता रहा। तो इस हिमालय में जो मौजूद दर्रे हैं, 52 से अधिक दर्रे हैं, उन दर्रों की भी एक भूमिका है। हिमालय भारत की कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को पोषित करती है। सिंधु नदी प्रणाली, गंगा यमुना नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, यह बहुत ही बड़ा योगदान है हिमालय का।
इसके अलावा कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, लकड़ी, जड़ी बूटी, फल, जंगल, कृषि उत्पाद। और इतना ही नहीं, हिमालय एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भारतीयों के हृदय में रहा है। कोई भारतीय यदि कन्याकुमारी में भी बैठा हो तो वह अपनी उपासना को हिमालय की तरफ ही संबोधित करता है और हमेशा महसूस करता है कि हिमालय ही उसका मस्तक है, मुकुट है। इसलिए भारत के जो राष्ट्र की जो अवधारणा है उसमें हिमालय अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और इसीलिए उस हिमालय को इतना महत्व दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सांस्कृतिक विरासत में हिमालय अभिन्न अंग है। और यह सिर्फ कोई पहाड़ नहीं है, इसे हम एक प्रकार से ईश्वर के रूप में, एक प्रकार से कह सकते हैं महान सत्ता के रूप में देखते रहे हैं यहाँ के लोग, और यह इसका बड़ा महत्व है। बिना हिमालय के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो दूसरा हिस्सा है वह सिंधु गंगा मैदान का है। सिंधु गंगा का मैदान अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई भी करीब करीब 2000 मील है और यह करीब करीब 200 मील चौड़ाई में फैला हुआ है। इस मैदान की जो सबसे बड़ी एक नदी प्रणाली है उसको सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी का उद्भव तिब्बत में हुआ है और सिंधु की ही 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिन्होंने कि पंजाब का निर्माण किया है। पंजाब जिसके बारे में आप जानते होंगे, 5 पानी, आब मतलब जल। तो 5 पानी कौन कौन से हैं? 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो 5 नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और इस प्रकार से सिंधु नदी और इनकी 5 सहायक नदियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर हिस्से का निर्माण किया है और इनके संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद गंगा का मैदान आता है। गंगा के बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कम से कम 7000 से 5000 वर्ष पूर्व हुई होगी और इनकी कई प्रमुख नदियां हैं जिसमें कि यमुना, सोन, कोसी, गंडक आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं नदियों के जल से गंगा बनती है। गंगा अपने आप में जब शुरू होती है तो एक पतली धारा के रूप में निकलती है गंगोत्री से, लेकिन यह जो मैदान है भारत का, उस मैदान में लगातार वृष्टि होने से, बारिश होने से जल की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए जितनी मात्रा गंगा की उद्भव से शुरू होता है जितना जल, उसका कई गुना जल इसके यात्रा के क्रम में आगे मिलता जाता है। यह एक ऐसी नदी है जिसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। सिंधु से यदि तुलना करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु की चौड़ाई आगे जाते जाते कम होती जाती है, खास तौर से जब यह मरुस्थली जो मरुभूमि के इलाके में पहुंचती है, सिंध के सूखे इलाके में पहुंचती है, तो वहां पर धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। लेकिन गंगा का उल्टा होता है। गंगा जिस जगह से निकलती है वहां जल कम होता है और जैसे जैसे यह उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के इलाके से बहती हुई निकलती है, इसके जलस्तर में वृद्धि होती जाती है। इसके बाद जो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र उत्तर की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह तिब्बत के इलाके में निस्सरित होती है, वहां से निकलती है और वहां तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। सांगपो, TSANGPO, सांगपो, PO। और इसकी कई सहायक नदियां भी हैं जिसमें कि दिबांग, लोहित, मेघना
आदि नदियों का नाम महत्वपूर्ण है। तो सिंधु गंगा का मैदान सिंधु नदी, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मेल से तैयार होता है। आप नक्शे पर देखिए, आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि किस प्रकार गोंडवाना प्लेट और बढ़ते हुए हिमालय के बीच यह बंधा हुआ है। एक तरफ गोंडवाना प्लेट है प्रायद्वीप की तरफ और दूसरी तरफ हिमालय पहाड़ है। हिमालय और गोंडवाना के बीच का जो इलाका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही यह इलाका है जिसमें कि सिंधु गंगा का मैदान है। माना जाता है कि इस इलाके में जो निक्षेप है, इसका जो सेडिमेंट है, वह 15,000 फीट के करीब है। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि नहीं, यह पुराना विचार है और अब नए जो विचार इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो गंगा के निक्षेप की मोटाई, ये जो मिट्टी है गंगा की, उसका जो तह है, उसकी जो परत है, उसको 6,500 फीट ही गहरा मानते हैं। 15,000 फीट नहीं, बल्कि 6,500 फीट गहरा ही मानते हैं। यह अद्भुत विलक्षण समतल मैदान है। आप यदि कभी दिल्ली से हावड़ा के लिए कोई ट्रेन लें और उसमें आप खिड़कियों से देखते रहें तो एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। इतनी दूरी तक इतना समतल मैदान दुनिया में बहुत ही कम है। बिल्कुल सपाट, जिसमें कि धान या गेहूं के फसल आपको दिखाई देंगे। विलक्षण समतल मैदान है और यह भी अपने आप में अद्भुत अद्वितीय है। आज से 10 लाख वर्ष पूर्व करीब करीब हिमालय के पर्वत उठने की प्रक्रिया में ही ऐसा लगता है कि एक विशाल खाई बनी और उस खाई में धीरे धीरे हिमालय की मिट्टी भरनी शुरू हुई। पहले इसमें खारा जल भरा हुआ था जिसको टाइथस सी के नाम से हम वहां कह रहे थे। टाइथस सी एक टाइथस सागर था, उसका जल खारा था और उस खारा जल में हिमालय के उठने से मिट्टी गिरनी शुरू हुई। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलते चलते उसका जो जल था वो उसमें से निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसी निक्षेप के माध्यम से ऐसा लगता है कि गंगा के मैदान के निर्माण की प्रक्रिया जुड़ी हुई थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और यदि हम एक प्रकार से देखें तो सिंधु और गंगा दोनों ही जो सिस्टम्स हैं वो पूरक हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि कई विद्वान पहले एक प्रस्तावना उन्होंने रखा था कि भारत का जो ये मैदान है वो सिंधु गंगा का मैदान एक प्रकार से एक ही नदी का हिस्सा था और मानते थे कि सिंधु और गंगा एक ही नदियां थी। इसको इंडो ब्रह्म करके कहा गया है। लेकिन अब उसको कोई बहुत लोग तरजीह नहीं देते, उसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। सिंधु की बहुत कम नदियां हैं, गंगा की असंख्य सहायक नदियां हैं और उसका कारण यह है कि जिस इलाके से सिंधु बहती है वहां का जो वर्षा की मात्रा है वो कम है और गंगा जिस क्षेत्र से बहती है वहां वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसीलिए असंख्य सहायक नदियां आपको दिखाई देंगी। आप उत्तर प्रदेश और बिहार को और बंगाल का यदि भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि शायद ही कोई गांव होगा जिसके बगल से कोई न कोई नदी, छोटी मोटी नदी ना निकलती हो और उसमें काफी जल रहता है। अक्सर ज्यादातर नदियां सालों भर जल रखती हैं। इसी तरह से सिंधु का जो विस्तार है वो एक अलग तरह का है जिसमें कि जल की मात्रा कम होती जाती है और गंगा के प्रवाह के साथ जल की मात्रा बढ़ती जाती है। और इस बात का प्रभाव दोनों के मैदान के चरित्र में भी दिखाई देता है। सिंधु नदी की जो सेडिमेंट्स थे, जो निक्षेप थे, वो शीघ्र ही किनारों पर छूट जाते थे। इसीलिए उनका वो जो है वो कोर्स हैं, थोड़े मोटे हैं। सिंधु नदी से निकले हुए निक्षेप थोड़े मोटे होते हैं, पहाड़ के जो टूटे हुए अंश हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। जबकि गंगा में जो बहने वाला सेडिमेंट है उसमें जल की मात्रा की अधिकता होने के कारण ज्यादा दूर तक रगड़ खाता हुआ बहता है और इसीलिए गंगा के जल में जो निक्षेप है वो बहुत ही सूक्ष्म है
और इसीलिए गंगा का मैदान करीब करीब आपको ज्यादा चिकनी मिट्टी का दिखाई देता है। यही कारण है कि पश्चिमोत्तर भारत की जो जमीन है वो थोड़ी कोर्स है, और पूर्व की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इसकी जमीन में आप चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा देखते जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं प्राद्वीपीय भारत पर। प्राद्वीपीय भारत की शुरुआत सॉरी प्राद्वीपीय भारत उत्तरी सीमा प्राद्वीपीय भारत की जो उत्तरी सीमा है वो कच्छ और अरावली की पश्चिमी सीमाओं तक देखा जा सकता है। दिल्ली और यमुना के समानांतर ये बढ़ता हुआ, गंगा के समानांतर बढ़ता हुआ, फिर ये राजमहल की पहाड़ियों तक जाता है। यानी कि उत्तर में कच्छ से शुरू होकर हिमालय अरावली की सीमाओं तक, पश्चिमी सीमाओं तक आता है। अरावली जो कि दिल्ली के पास आप जो पहाड़ियां देखते हैं, जयपुर और दिल्ली के बीच में, उन्हें अरावली पर्वतमाला कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा कच्छ शुरू होकर अरावली और फिर दिल्ली में यमुना के किनारे किनारे बढ़ते हुए गंगा तक, और गंगा के किनारे किनारे होते हुए राजमहल तक, ये इलाहाबाद और उसके नीचे का जो इलाका है, जो विंध्याचल का इलाका है, ये एक मोटा मोटी माना जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सीमा को बनाता है। प्रायद्वीपीय भारत की बनावट में नाइस और ग्रेनाइट दो प्रकार के पत्थर, नाइस को GENEISS नाइस कहते हैं, ग्रेनाइट आप जानते हैं, ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण पत्थर है। तो नाइस और ग्रेनाइट की चट्टानों से प्रायद्वीपीय भारत के मूल हिस्से का निर्माण हुआ है। इसकी आधी सतह करीब करीब इनसे बनी हुई है, और आधी सतह जो है वो पुरातन निक्षेप है। पुरातन निक्षेप और नवीन ग्रेनाइट के बीच दरअसल क्या संबंध है वो इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रेनाइट के ऊपर पुरातन निक्षेप का जो संबंध है उसी से इस भूभाग का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के चार महत्वपूर्ण विभाजन हैं। प्रायद्वीपीय भारत में चार प्रमुख हिस्से हैं। पहला, धारवाड़ एवं अरावली संरचना। दूसरा, विंध्याचल। तीसरा, गोंडवाना। और चौथा, दक्कन लावा। चार मुख्य विभाजन हैं। धारवाड़ एवं अरावली, दूसरा विंध्याचल, तीसरा गोंडवाना और चौथा दक्कन लावा। अब ये धारवाड़ अरावली संरचना जो है वो सबसे विविध प्रस्तर संरचना है, जिसको लिथोग्राफिक फॉर्म्स कहते हैं। इसमें नमनीय निक्षेप यानी कि प्लास्टिक सेडिमेंट्स, इसके अलावा रासायनिक प्रक्रिया से जो उपजी हुई शिला आप देखते हैं, केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक्स, वो मिलता है। फिर आपको ज्वालामुखी पठारीय शिलाएं मिलती हैं, जिनको कि वॉल्केनिक प्लेटोनिक रॉक्स कहते हैं। यानी सबसे विविध प्रस्तर संरचना का इलाका है ये। सबसे तरह तरह के पत्थर दिखाई देते हैं यहां पर, जो तरह तरह की चट्टानें दिखाई देती हैं, जिसमें कि नमनीय निक्षेप, रासायनिक प्रक्रिया जनित शिला और ज्वालामुखी पठारीय शिलाएं, तीन प्रकार के मुख्य हिस्से दिखाई देते हैं। प्लास्टिक सेडिमेंट्स, केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक्स और वॉल्केनिक प्लेटोनिक रॉक्स। एक प्रकार से ये जो धारवाड़ अरावली संरचना है, ये सबसे पुरातन पर्वतमाला है, और इसके गहन रूपांतरण से ही, इंटेंस मेटामॉर्फोसिस से इस इलाके का निर्माण हुआ है। ये लंबे समय तक क्षरण यानी इरोजन के शिकार होती रही है, और इस क्षरण के कारण, इस इरोजन के कारण, पृथ्वी की गतिविधियों में संकुचन के कारण, उसके ऊर्ध्व परत निर्माण के कारण, जिसको कि डीए फोल्डिंग कहते हैं, इसके कारण इस पर्वतमाला की रचना हुई है। दीर्घ कारण क्षरण से
जो लंबे समय तक इसकी घिसाई होती रही है, क्षरण होता रहा है, उस प्रक्रिया से ही धारवाड़ अरावली श्रृंखला का निर्माण हुआ है और यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आइए विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला की ऊंचाई करीब करीब 300 मीटर है। एक जगह है जहां की इसकी अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर है, यानी कि 2467 फीट है। यह करीब करीब 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लंबाई में 1200 किलोमीटर लंबा है। माना जाता है कि कम से कम 55 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन पीरियड में विंध्य पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इसका उद्भव 55 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला का इतिहास यदि जानने की कोशिश करें तो इसका इतिहास 55 करोड़ वर्ष पहले जाता है और यह कैम्ब्रियन पीरियड में जाता है। इसके पहले यानी कि जैसे ही पृथ्वी का सतह जो है वो ठंडा हुआ, उसी काल में करीब करीब इस पर्वतमाला का निर्माण शुरू हो गया। यह विश्व का सबसे सघन परतदार शिला श्रृंखला है। सेडिमेंट्री सक्सेशन इसका सबसे ज्यादा है। इसकी फिर कई छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे सतपुरा पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, और इस दोनों के बीच में एक विस्तृत सतत श्रृंखलाओं का स्वरूप समूह है जो कि नर्मदा नदी के समानांतर चलता है। सोन नदी और कैमूर तक यह श्रृंखला जाती है। कैमूर जो कि बिहार में सासाराम के इलाके तक जाता है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला से लेकर और छोटा नागपुर तक विस्तृत होती हुई श्रृंखला और फिर नर्मदा नदी के समानांतर श्रृंखलाओं का जो समूह है वह विंध्य पर्वतमाला का निर्माण करता है। विंध्य पर्वतमाला के पश्चिम में गुजरात और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्व में बिहार तक इसकी श्रृंखला जाती है। इस प्रकार विंध्याचल पर्वतमाला 1200 किलोमीटर में फैली हुई एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। हालांकि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन यह ऊंचाई एक प्रकार से सभ्यताओं के विकास में, संस्कृतियों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। पौराणिक मिथकों में आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा को विंध्याचल ही माना गया है। विंध्याचल तक आते आते आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा समाप्त हो जाती थी और कहा जाता था कि उसके परे दैत्यों, राक्षसों और निषादों का क्षेत्र है। यानी वो लोग जो कि उत्तर भारत में रहते थे वो अपने से अलग तरह के लोगों को उस तरफ देखते थे, इसलिए उनको एक अलग तरह के नामों से संबोधित दैत्य, राक्षस या निषाद भी शायद लोग ही रहे होंगे। लेकिन वो पौराणिक मिथकों में जो आर्यावर्त की जो दक्षिणी सीमा थी उसके परे रहने वाले समूहों को इंगित करता है। दक्षिण के पहाड़ियों का एक संयुक्त नाम भी विंध्याचल पर्वत के रूप में दिया गया है। यानी कि जो आर्यावर्त के लोग थे वो दक्षिण के सभी पहाड़ियों का अलग अलग नाम न करके उन सबको विंध्याचल ही मानते थे। और दुर्गा को विंध्यवासिनी कहा गया है, काली का सनातन वास स्थल विंध्याचल ही कहा गया है। यानी एक प्रकार से वो वनज जातियां, जो जंगल में वन में रहने वाली जातियां थी, उनका प्रमुख स्थान था। इसके बाद गोंडवाना प्लेट पर हम आते हैं। यह गोंडवाना एक प्रकार से विराट महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि करीब करीब 55 करोड़ साल पहले टूटकर अलग हुआ था। आपको पता होगा कि एक यह प्रस्थापना है, हाइपोथेसिस है, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन आप यदि ग्लोब पर या नक्शे को काट करके एक दूसरे में लगाएं, सजाएं, तो आपको दिखाई देगा कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और फिर अरब और भारतीय उपमहाद्वीप एक जमीन के भाग थे। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप एक भूभाग थे और जो कि 55 करोड़ वर्ष पहले, गौर कीजिएगा यह आज की कोई बात नहीं है, 55 करोड़ वर्ष पहले यह टूटना शुरू हुआ और 18 करोड़ वर्ष तक यह टूटता रहा।
यहां हम सिर्फ भारतीय भाग की चर्चा करेंगे। करीब करीब 10 करोड़ वर्ष पहले अन्य हिस्सों से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हुए यह प्लेट जो था, यह जो भूभाग था, जिसको कि आज हम त्रिभुज के रूप में देखते हैं, 26 से 36 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से, यानी कि 1 से 1.25 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और इसने आकर के जो अभी हिमालय पर्वतमाला वाला जो प्लेट है, जिसमें अब गंगा का मैदान भी आता है, इस प्लेट को, जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरोप और एशिया का प्लेट कहते हैं, उस प्लेट में आकर यह सट गया, या उसको उसने पुश किया, धक्का दिया। कितनी रफ्तार से? 26 से 36 मिलीमीटर प्रति वर्ष, यानी कि 1 से 1.25 इंच प्रति वर्ष। यह देखने में बहुत छोटी रफ्तार लगती है कि 1 साल में क्या तो 1 इंच गए, लेकिन आप देखिए उससे क्या हुआ कि जो भारत पहले दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा हुआ करता था, यह भूभाग, भारत का यह भूभाग दक्षिणी ध्रुव का ऑस्ट्रेलिया के साथ सटा हुआ करता था, वो वहां से टूटकर अलग हुआ और फिर मुड़ा, और मुड़कर इसका जो माथा वाला हिस्सा है त्रिभुज का, जो नुकीला हिस्सा है, वो नीचे रह गया, और जो माथा वाला हिस्सा था उसने आकर यूरोपियन प्लेट को धक्का मारा। इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। तो मूलतः ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, वो जो टूटा, उसमें बलुआ पत्थर और मिट्टी, ये मूल रूप से थे मृदा। भारत का जितना भी कोयला है सब इसी प्लेट का भाग है। छोटा नागपुर में दामोदर नदी घाटी, पेन गंगा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, इन सभी नदियों की घाटी में जो कोयला मिलता है वो दरअसल उसी गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया में कोयला मिलता है, वो भी एक ही, ये एक विरासत के अंग थे, जो कि किसी काल में जंगलों के नीचे दब जाने के कारण इनका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो भारत का कोयला भी गोंडवाना प्लेट का ही हिस्सा है। इसके बाद आइए दक्कन लावा या पठार का हिस्सा, जो प्रायद्वीप का जो और निचला हिस्सा है। जो दक्कन पठार का हिस्सा है वो करीब करीब 2000 से 5000 फीट मोटी परत में है, यानी कि 610 से लेकर 1525 मीटर मोटी परत है। दक्कन पठार की अधिकतम ऊंचाई 10,000 फीट है और इसका कुल क्षेत्रफल 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति भी 6.5 करोड़ वर्ष पहले क्रेटेशियस पीरियड के अंत में हुई थी और इसका निर्माण करीब करीब 30,000 वर्षों तक होता रहा। दक्कन के पठार के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला विंध्याचल वाला इलाका जो उत्तरी इलाका है, और फिर सतपुरा वाला इलाका। और इसमें एक खास बात यह है कि नदियों का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। जैसे कि आप गंगा के मैदान में देखेंगे, सारी नदियां पश्चिम से उदय होती हैं और वो गिरती हैं पूर्व में। इसका फ्लो जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जबकि दक्कन के पठार में कई नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जिनका उदय पश्चिमी घाट में होता है, जो मानसून से के जल से पूरित रहती हैं और मानसून के जल से ही नदियों का निर्माण होता है। कुछ नदियां पश्चिम से पूर्व भी जाती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी और कृष्णा। ये नदियां इस दक्कन के पठार के महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके अलावा तटीय हिस्सा है, पूर्वी तट जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिमी तट जिसको कि कोंकण मालाबार तट कहा जाता है। ये इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो कि आपको दिखाई देता है। पेनिनसुलर इंडिया का जो मुख्य हिस्सा है, उसके अलावा अरावली का जो हिस्सा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भारतीय उपमहाद्वीप का। इसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो माउंट आबू है, जो कि 5,650 फीट ऊंचा है और यह करीब करीब जयपुर के पास आकर के समाप्त होता है।
इसी प्रकार थार डेजर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। थार का रेगिस्तान, थार का मरुभूमि, इसने भारतीय इतिहास में कई प्रकार की भूमिकाएं अदा की हैं। इसके जो सैंड ड्यून्स हैं, जो बालू के की जो ढूंढ बनते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह विंध्य के लावा और मेरीन जुरासिक बेड से बना है, यानी जुरासिक काल के जो समुद्र तट थे उनसे, उनके बालू से इसका निर्माण हुआ है। यानी कि थार के रेगिस्तान में भी आपको समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिल सकते हैं। विंध्य की चर्चा हमने की। इसके अलावा छोटा नागपुर का इलाका है, जो कि एक छोटा सा और हिस्सा बनता है, और यह जो पूरा गोंडवाना प्लेट और विंध्य का जो हिस्सा है उसका छोटा नागपुर हिस्सा है। इसके अलावा सतपुरा महादेव हिल है, जो कि काठियावाड़ से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता है, कच्छ के रन तक आता है। इसके अलावा आपको पश्चिमी घाट में ताप्ती नदी का इलाका है, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी जो घाट है उसकी ऊंचाई करीब करीब 3000-4000 फीट तक जाती है, कहीं कहीं 5000 फीट तक भी हो जाता है, और फिर अचानक वो गिरता है। घाट सिर्फ इसलिए कहा गया है, एक तरह से घाट यह उपमा है, जो कि भारत को एक प्रकार से समुद्र के किनारे वाले हिस्से को घाट का रूप प्रदान करता है। कोंकण में इसकी ऊंचाई कम होती है। फिर एक छोटा सा और जो सब सिस्टम है उसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी 8670 फीट ऊंचा है। एक हिस्सा है जिसको पाल घाट गैप कहते हैं। पाल घाट का दर्रा जो गैप है उसमें टेक्टोनिक ओरिजिन के कारण उसका निर्माण हुआ है, और यह जो है वो एक ब्रॉड टेबल लैंड की तरह है, चौड़ी जमीन की तरह है, जिसकी ऊंचाई 1000 फीट से भी कम है। इसी तरह ईस्टर्न घाट भी बोला जाता है, लेकिन ईस्टर्न घाट में वो संरचना नहीं है जो कि वेस्टर्न घाट में है। जो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ों के कारण जो संरचना दिखाई देती है, वैसी संरचना आपको पूर्वी घाट में नहीं दिखाई देती, और इसलिए पूर्वी घाट को एक प्रकार से गलत नाम, मिसनोमर माना जाता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कि गोदावरी और कृष्णा के पास कोई स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वहां खाली होता है, लेकिन कुछ पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी हिस्से में भी आती हैं। खास तौर से जो नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा का इलाका है, उसमें जो पहाड़ियां हैं उनको काफी पुराना माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट हिल्स के अलावा इसमें सेंट्रल हिस्सा जो है ईस्टर्न घाट का, उसमें चुडप्पा रेंज और दक्षिण में तमिलनाडु हिल्स, जिसकी की औसत ऊंचाई 3000 फीट के करीब है, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आंध्र देश है, कोरोमंडल है। इन सब चीजों के बीच में आपको, इन सब इलाकों में आपको मरीन जुरासिक सेडिमेंट विथ प्लायोसिन और मायोसिन मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एब्रेजन्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि कई प्रकार के सब सिस्टम्स या उप प्रणालियों से लदा हुआ है। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वह अपने आप में बहुत ही नैरो कॉरिडोर से होते हुए जो टेक्टोनिक ट्रफ है, जो कह सकते हैं पृथ्वी के गतियों के कारण जो दरार पैदा हुई है, उन दरारों से होकर बहती हैं। जैसे गंगा को आप देखेंगे या ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, विशाल जगह में फैली हुई है, एक विशाल फैलाव है। वैसी नदियां यहां नहीं दिखाई देती हैं। पेनिनसुलर रिवर एक छोटे इलाके में दोनों तरफ की पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा बना है, उन दर्रों से, टेक्टोनिक ट्रफ से होकर के बहती है। खासतौर से ब्राह्मणी, महानदी और निचला गोदावरी का इलाका जो है वो इस गैप को ज्यादा सूचित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेनिनसुलर जियोमॉर्फोलॉजी है, जो प्रायद्वीपीय भारत के भू आकृति है, उसमें ग्रेनाइट और नाइस से बना एक पठार दिखाई देता है, और यह मूल रूप से दक्कन के लावे से बना है, जो कि पश्चिम
में इसका मुख्य केंद्र है और ऐसा लगता है कि किसी समय में लावा जो पृथ्वी के इससे निकला था, गर्भ से निकला था, उस लावा से इस पूरे पठार का निर्माण हुआ है। हालांकि अरावली की पर्वतमाला अब घिस गई है, विंध्य की पर्वतमाला भी पहले से काफी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आप एक फीचर्स उसकी विशेषताएं देख सकते हैं। चलते चलते यदि हम लोग प्रायद्वीपीय कालक्रम की चर्चा करें तो इसमें दिखाई देता है कि जो तटीय इलाके की उपजाऊ मिट्टी है वो नर्मदा ताप्ती घाटी में प्लिस्टोसिन पीरियड में शायद जमा होनी शुरू हुई थी, यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स, यानी कि 2.5 करोड़ वर्ष पहले। मैं फिर से यदि दोहराऊं तो नर्मदा और ताप्ती घाटी का निर्माण, जो काफी उपजाऊ मिट्टी है, इस घाटी का निर्माण तकरीबन 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके ऊपर यदि हम आते हैं तो ऊपरी गोंडवाना स्तर है। गोंडवाना का जुरासिक पार्ट जो है, जुरासिक वाला हिस्सा जो है वो 180 मिलियन यानी कि 18 करोड़ वर्ष पहले। जो मध्यवर्ती है वो ट्रियासिक पीरियड का है, TRIASSIC ट्रियासिक पीरियड, यानी कि 225 मिलियन ईयर्स यानी 22 करोड़ वर्ष पहले का है। और जो सबसे निचला स्तर है वो पर्मियन स्तर है, पर्मियन PERMIAN, जो कि 270 मिलियन ईयर्स पहले का है, यानी 27 करोड़ वर्ष पहले का है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ऊपरी गोंडवाना स्तर जो है वो 18 करोड़ से 27 करोड़ वर्ष पहले बना था। इसके अलावा विंध्य श्रृंखला उससे भी पुरानी लगती है, जो कि 600 मिलियन ईयर्स का है, कैम्ब्रियन पीरियड का है, यानी कि 60 करोड़ वर्ष पहले विंध्य श्रृंखला का निर्माण हुआ था। और निश्चित रूप से यह निर्माण तब हुआ था जब यह भारतीय भूभाग ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला हुआ था, दक्षिणी ध्रुव के साथ मिला हुआ था। और फिर उसके बाद धारवाड़ अरावली श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन है, जो कि 1000 मिलियन ईयर्स पहले निर्मित हुआ था, 100 करोड़ साल पहले निर्मित हुआ था। तो अब आप समझते होंगे कि क्यों पर्यावरणवादी ये कहते हैं कि अरावली को बचाना जरूरी है। देखिए, दुनिया की एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि अब घिस करके और जगह जगह लोग उसको पत्थरों को तोड़कर उसका बुरादा बनाकर भवन निर्माण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी खुदाई कर उसमें से पत्थरों को निकाल रहे हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप और करीब करीब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी की उम्र कम से कम 100 करोड़ वर्ष हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न विशिष्टताओं को, भौगोलिक विशेषताओं को देखा। अगली कक्षा में भूगोल का इस जो पर्यावरण इसके कारण निर्माण हुआ उसका भारतीय इतिहास पर क्या असर पड़ा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।